हेलो फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग अधिकोषण यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े। व्यापारिक बैंकों के कार्य को सुचारू अध्ययन के लिए इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जमाएं स्वीकार करना। दूसरा, ऋण देना। तीसरा, अभिकर्ता संबंधी कार्य। चौथा, विविध कार्य। और पांचवा है साख निर्माण संबंधी कार्य। तो सबसे पहले जमाएं अथवा निक्षेप स्वीकार करना। वर्तमान समय में जनता से जमाएं अथवा निक्षेप स्वीकार करना बैंक का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। बैंक विभिन्न प्रकार की जमाओं के माध्यम से सभी वर्गों की जमा राशि से आकर्षित करने की में रुचि लेता है। बैंक में जब लोग रकम जमा करते हैं तब उन्हें ब्याज मिलता है। अन्य शब्दों में बैंक जनता से जमा के रूप में ऋण लेता है। कारण यह है कि जमा किए जाने पर धन पे ये ब्याज सहित लौटाने का उत्तरदायित्व बैंक का होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने बैंकों में खाते खोले, चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो आरडी हो, एफडी हो, सिर्फ करंट अकाउंट को छोड़ के, तो बैंक हमसे कहता है कि हम आपको ब्याज के साथ रुपए वापस करेंगे। ब्याज की दर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है 2%, 3%, 4%, 9%, 10%, जो भी हो, अदरवाइज जो भी हो। तो ये ब्याज क्या है? ये ब्याज क्यों देता है बैंक? बैंक ब्याज इसलिए देता है कि वो हमारे धन को कहीं और भी नियोजित करता है जिसपे उससे हमें जो ब्याज दे रहा है उससे ज़्यादा का ब्याज प्राप्त होता है। बैंक को हम ऋण देते हैं, बैंक हमें ऋण नहीं देता। बैंक हमें जब ऋण देगा तो हमें उसके हिसाब से ब्याज दर देना होगा, लेकिन न बैंक हमसे मांग रहा है और हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, इसलिए बैंक हमें अपने बचत खाते पे ब्याज की दर कम देता है। सबसे पहला चालू खाता। चालू खाता वह खाता है जिसमें जमाकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार राशि कभी भी जमा कर सकता है या निकाल सकते हैं। इस खाते में चेक द्वारा राशि निकालने की सुविधा दी जाती है, अतः इसे चेक खाता भी कहते हैं। यह खाता व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के लिए लाभदायक एवं सुविधाजनक होता है। चालू खाते का मतलब क्या हो गया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बनाया गया। ये बैंकों ने सिर्फ व्यापारियों के लिए सुविधा दी है। वो अपने खाते से कभी भी चाहे जितनी बार एक दिन में लेन देन कर सकते हैं। वो चेकों के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि चेक की सुविधा हमारे बचत खाता धारकों को भी प्रदान की गई है बैंकों की तरफ से। अब इसे हम चेक खाता नहीं कह सकते, क्योंकि चेक की सुविधा बचत खाते में भी है और चालू खाते में भी है। नेक्स्ट है इस खाते की प्रमुख विशेषता। खातेदार जमा राशि को कभी भी और कितनी भी बार निकाल सकता है। बैंक ही खातेदार का हिसाब रखता है। प्रत्येक भुगतान का प्रमाण बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रत्येक भुगतान का प्रमाण बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है, मतलब मैंने किसी अपने ग्राहक को दिया, मेरा बैंक में चालू खाता है, तो उसका प्रमाण देना होगा कि हम इसे कहाँ भुगतान कर रहे हैं। चौथा है सामान्यतः बैंक जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देती। जैसा मैंने पहले बताया था कि चालू खाते पे बैंक हमें कोई ब्याज नहीं देता है। कई बार अच्छे बैंक ग्राहकों से शुल्क वसूल करते हैं। अच्छे बैंकों का मतलब ये कि अगर आपका चालू खाता है और आप ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं तो बैंक आपसे इस टर्नओवर पे कुछ फीस भी ले सकता है। जैसे आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए बैंक आपसे चार्ज लेता है। कुछ बैंक ग्राहकों को सांकेतिक ब्याज देते हैं। भारत में चालू खाते पर कुछ बैंक 0.5% का ब्याज देते हैं। कुछ बैंक, यानी भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पहले 19 थी, जो अब घटकर 11 हो गई, क्योंकि इनका विलय हो रहा है। अब तो निजीकरण की बात चल रही है। अब निजीकरण की क्या प्रक्रिया है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पढ़ते हैं चालू खाते पे। चालू खाते पे कुछ ही बैंक हैं जो हमें 0.5% का ब्याज हमारे चालू खाता धारकों को देते हैं। बचत खाता, इस खाते में जमा करता जितनी बार चाहे रकम जमा तो कर सकता है, किंतु वह सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही रकम
निकाल सकता है। इस प्रकार का खाता छोटी बचत करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जमाकर्ता को बैंक अपनी ओर से एक पासबुक देता है जिसमें जमा और हरण की प्रविष्टियां की जाती है। ग्राहक एक निश्चित पर्ची पर निकाली जाने वाली रकम भर कर निकाल सकते हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक राशि को के बैंक के बचत खाते में जमा रखने पर ग्राहकों को चेकबुक की सुविधा भी दी जाती है। इन खातों से रकम निकालते समय ग्राहक को पासबुक प्रस्तुत करनी होती है। इन खातों में जमा रकम पर ब्याज दिया जाता है। यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम इससे जमा तो चाहे जितनी बार कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल हम अपने इस बचत खाते से सप्ताह में 1 या 2 बार, चूँकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर व्यावहारिक तौर पे देखें तो 3 से 4 बार निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए बैंक ने आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया। आप उस डेबिट कार्ड से दिन भर में चाहे जितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक खुला हो या न खुला हो। गृह बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट्स। कुछ बैंक अपने ग्राहकों को घर पर ही रकम जमा करने के लिए ताला लगाकर एक तिजोरी या गुल्लक देती है और चाबी अपने पास रख लेती है। इस गुल्लक या तिजोरी में समय समय पर ग्राहक स्वयं और परिवार के लोग रकम डालते रहते हैं। कुछ समय बाद ग्राहक इस गुल्लक को बैंक में ले जाकर खुलवा लेता है और रकम को बैंक उसके खाते में जमा कर देता है। कुछ स्थानों पर बैंक का एजेंट घर घर जाकर महीने के प्रथम सप्ताह में गुल्लक की राशि जमा करते हैं। यह योजना छोटी बचतों को गतिशील बनाने की दृष्टि से उत्तम है। जर्मनी में ये गुरु के बैंक की खिड़की के नीचे लगी होती है, जिन पर ग्राहक का नाम लिखा होता है। ग्राहक इन गुल्लकों में पैसा डालते रहते हैं। बैंक कर्मचारी फुर्सत के समय में गुल्लक खोलकर रुपया जमा कर लेते हैं। इस व्यवस्था में बैंक कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास किया जाता है। बैंक में इसी जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। इसे हम लोग घरेलू गुल्लक खाता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बैंक क्या करता है, एक लोहे का तिजोरी या लोहे का एक गुल्लक देगा जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। ये उन ग्राहकों के लिए होता है जो ग्राहक बैंक हमेशा नहीं जा सकते, या उनकी छोटी छोटी रकमें जो जमा होती रहती है जिस पर वो जमा करते हैं और माह के प्रथम सप्ताह या अंतिम सप्ताह या अपनी इच्छा अनुसार बैंक में अपने खाते में जमा करते हैं और बैंक फिर वापस वो तिजोरी देता है। स्थायी जमा खाता, एफडी। हालांकि हिंदी के नाम आप लोगों को काफ़ी दिक्कत दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एफडी क्या होता है? स्थायी जमा खाते में एक निश्चित अवधि, कम से कम 3 माह एवं अधिक से अधिक 21 वर्ष या उससे भी अधिक के लिए रकम जमा की जाती है। रकम जमा करते समय बैंक ग्राहक को एक रसीद देता है जिस पर रकम जमा होने की तारीख, रकम निकालने की तिथि, रकम की मात्रा व ब्याज की दर लिखी होती है। यह रसीद अहस्तांतरणीय होती है, अर्थात स्थायी जमा की रकम जमाकर्ता से ही मिलती है। यह राशि जमा अवधि समाप्त होने पर ही लौटाई जाती है, इससे पूर्व नहीं। जमाकर्ता जमा राशि गिरवी रखकर बैंक से ऋण ले सकता है। इस जमा राशि पत्र के विरुद्ध ऋण लेने पर स्थायी जमा मिलने वाले ब्याज से अधिक ब्याज देना पड़ता है। यदि जमाकर्ता समय से पूर्व रकम चाहता है तो उसे ब्याज कम मिलता है या नहीं मिलता है। स्थायी जमा पर ब्याज दर ऊंची होती है। इसमें जितने अधिक समय के लिए जमा की जाती है उतनी ही ऊंची ब्याज दर मिलती है। कहने का मतलब ये कि अगर हम बैंकों में एफडी करते हैं और एफडी में हम टेन्योर अगर लॉन्ग टर्म करते हैं, यानी एफडी की जो अवधि हो वो ज़्यादा समय के लिए करें, तो बैंक हमें ज़्यादा ऊंची दरों पे ब्याज देगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर हम ये एफडी तोड़कर यानी ख़त्म करके पैसा निकालना चाहे तो जितनी अवधि तक हमारा पैसा जमा रहेगा सिर्फ उतनी अवधि तक का हमें ब्याज
दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक से हमने जब एफडी किया था तो हमने बैंक को बताया था कि हम मान लीजिए 10 साल के लिए आपके पास जमा कर रहे हैं और हमने 4 साल में ही निकाल लिया, तो 6 साल बैंक के नुकसान हो रहे हैं। वो नुकसान बैंक हमसे ब्याज की राशि कम करके हमें वापस कर देता है। दूसरा कार्य ऋण अथवा अग्रिम देना। इसमें क्या है, बैंकों का यह महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में जमा प्राप्त करना और ऋण प्रदान करना, इन दोनों कार्यों पर वर्तमान का संपूर्ण ढांचा खड़ा हुआ है। व्यापारिक बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण देते हैं। इन ऋणों की ब्याज दर ऊंची होती है और इस ब्याज से बैंक का खर्च निकलता है, बैंक का खर्च चलता है। यानी बैंक के खर्च के चलने का क्या मतलब है? बैंक के खर्च के चलने का मतलब स्टेशनरी हो गए या कुछ ऐसी अचल संपत्तियां जिससे बैंक को लाभ नहीं होता है, ग्राहकों को लाभ होता है। जैसे वाटर कूलर, एसी या फिर पानी पीने वाली मशीन, ऐसी चीज़ें, टेबल मेज, इससे बैंक को फ़ायदा नहीं, इससे ग्राहकों को फ़ायदा होता है, आराम होता है। ऋण देते समय बैंक 2 प्रकार की सावधानियां रखता है। पहला है तरलता। बैंक में जितनी भी नकद मुद्राएं जमा होती है उसका एक निश्चित भाग बैंक को अपने पास रखना पड़ता है ताकि वह जमाकर्ता की मांग की पूर्ति कर सके। इस प्रकार की नकद मुद्रा बैंक की तरलता कहलाती है। और ये तरलता, लिक्विडिटी रखने का जो दिशा निर्देश है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई अधिनियम जब पारित किया गया 1934 में, और जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, तो 1949 में कहा गया कि यह व्यापारिक बैंक या सरकारी बैंक अपनी लेन देन का कम से कम 3%, अधिकतम 15% तक तरल अपने पास अगले दिन के लेन देन के लिए रख सकते हैं, बशर्ते यह आरबीआई निर्धारित करेगा कि क्या रखना है, ब्याज दर क्या होगी। आय देखता है कि बैंक अपने पास जमा राशि से अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसलिए वह जमा रकम का अधिकांश भाग उधार दे देते हैं। बैंक क्या करते हैं, हम लोग जो भी बचत खाते वाले होते हैं वो जो जमा करते हैं, जो जमा करते हैं धनराशि, उसका अधिक से अधिक भाग वो उधार देते हैं, यानी वो आय होती है उनकी। अब आइए देखते हैं असुरक्षित साख क्या होता है। जो ऋण में पढ़ रहे हैं हम, ऋण के प्रकार में, ऋण देने में, जब बैंकों को यह विश्वास हो जाए कि ऋणी निश्चित तिथि को ऋण का भुगतान कर देगा, तब बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देता है। इसे असुरक्षित ऋण कहते हैं क्योंकि इस ऋण के पीछे भौतिक संपत्ति की जमानत नहीं होती। वर्तमान समय में इस प्रकार के असुरक्षित ऋण का प्रयोग हो जाते हैं। कारण यह कि ऐसे कर्णों में जोखिम रहती है। ऐसे कर्णों में जोखिम यानी असुरक्षित साख का मतलब क्या हो गया? ऐसे मान लीजिए मैंने मोबाइल फाइनेंस कराया, अब मोबाइल फाइनेंस कराया और मैं उसकी ईएमआई नहीं दे पाया, तो ये बैंक के लिए क्या असुरक्षित है? क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल खरीदते वक्त कोई भी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी नहीं रखा था, जो बैंक के लिए एक नुकसान है। सुरक्षित ऋण में जब व्यापारिक बैंक पर्याप्त मूल्य की संपत्ति की जमानत पर ऋण देती तो उसे सुरक्षित ऋण कहते हैं। सुरक्षित ऋण में बैंक जोखिम नहीं उठाता है क्योंकि ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर जमानत के रूप में रखी संपत्ति को बेचकर बैंक ऋण वसूल कर लेता है। अब हम मान लीजिए मैं कोई घर खरीद रहा हूँ। अब घर खरीदने के लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए, यानी मैंने होम लोन लिया। अब होम लोन लिया तो मैंने क्या किया, अपने होम की जो घर की जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो मैंने बैंक के पास गिरवी रखे हैं। अब अगर मैंने बैंक की ईएमआई नहीं भी दी तो इससे बैंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऋण सुरक्षित है, उसके पास ऋणी द्वारा एक कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक निम्नलिखित 2 शर्तों पर ऋण देता है। ये आपने पढ़ लिया असुरक्षित साख और अब नगद साख पढ़ते हैं। नगद साख में क्या कह रहा है? जिन व्यापारियों अथवा लोगों के नियमित रूप से उधार धन की आवश्यकता होती है वे पहले से
यह अनुमान लगा लेता है कि उन्हें कितनी रकम की आवश्यकता होगी। वे उतने ही रकम बैंक से लेने की का समझौता करते हैं। ऐसी दशा में उन्हें कुल रकम पर ब्याज नहीं देना पड़ता, बल्कि केवल निकाली गई रकम पर ब्याज देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हुकुमचंद मिले बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए उधार लेने का समझौता करती है और जनवरी में 5,000 रुपये व फरवरी में 10,000 रुपये निकालती है, तो उन्हें हुकुमचंद को सिर्फ 5,000 और 10,000 रुपये की जो राशि आहरित की है उसी पर ब्याज देना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि नगद साख का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे हैं और मेरा करंट अकाउंट है। अब मैंने बैंक से एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए कि मैं अपने खाते में अगर पैसे ना भी हों तो लेन देन कर सकूं। तो बैंक ने बोला कि सर आपके लेन देन का 70% हम आपको क्रेडिट की सुविधा दे सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस है हमारी। तो मैंने पूछा क्या कंडीशन है आपकी, तो उन्होंने बताया कि हमारी कंडीशन ये है कि आप जितने का भी लेन देन करेंगे, जितना भी आप विड्रॉल करेंगे, आपको उतने रुपए का ही ब्याज देना पड़ेगा। मैंने अपने बैंक से मैंने जो फैसिलिटी दी बैंक ने, मैंने उससे 1 लाख रुपए की फैसिलिटी दी और 10,000 रुपये विड्रॉल कर लिया। यानी मुझे जो ब्याज देना होगा वो सिर्फ 10,000 रुपये पे देना होगा। अधिविकर्ष, जब बैंक ग्राहक को बैंक में उसके खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। बैंक अपने सम्मानित तथा विश्वसनीय ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा देता है। ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अधिविकर्ष की संपूर्ण रकम एक ही बार में निकाले। वह आवश्यकतानुसार अधिविकर्ष की राशि निकाल सकता है। उसे वास्तव में निकाली गई राशि या रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। जब बैंक अधिविकर्ष की राशि देता है तो वह ग्राहक के खाते में उस राशि से जमा कर देता है और उसे निकालने के लिए चेक जारी करने की अनुमति देता है। नगद साख और अधिविकर्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है। नगद साख और अधिविकर्ष ग्राहक हमारे चालू खाता धारकों को दिया जाता है और नगद साख एक बचत खाता धारकों को भी दिया जा सकता है जिसके सिविल स्कोर अच्छे हों। यानी सिविल स्कोर का मतलब कि अगर उस बचत खाता धारक ने कहीं से लोन लिया है और उस लोन का भुगतान वो निर्धारित समय पे किया है और बैंक से लेन देन अगर अच्छा हो तो इन पर भी उन्हें वो ब्याज दे सकता है, नगद साख की सुविधा दे सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल होता है बैंकों की तरफ से। अधिविकर्ष व नगद साख में अंतर, यह ऋण सुविधा केवल चालू खाता धारकों को ही दी जाती है। अधिविकर्ष में यह ऋण प्रायः व्यक्तिगत जमानत पर दिया जाता है। यह ऋण अति अल्पकाल या 3 महीने के लिए दिया जाता है। इस पर नगद साख की अपेक्षा ब्याज दर अधिक होती है। नगद साख में देख लीजिए, यह ऋण किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, यानी बचत खाता धारकों को भी। यह ऋण सदा पर्याप्त जमानत पर ही दिया जाता है। यह 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। इन पर ब्याज दर कम होती है। अग्रिम साख देख लीजिए कि बैंक नगद साख अधिविकर्ष साख के अतिरिक्त अग्रिम साख भी देता है। यह साख किस्तों में न दी जाकर एक मुश्त दी जाती है। बैंक जैसे ही यह सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक से वो ब्याज वसूलना शुरू करता है, यानी एडवांस दे देता है। एडवांस देने का मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक से कहा कि यार मुझे अग्रिम साख की रिक्वायरमेंट है और बैंक ने बोला ठीक है, आई गिव यू योर एडवांस मनी बट आई कैन अलाउ द इंटरेस्ट एट द सेम टाइम। अग्रिम साख फिर से देख लीजिए, ठीक है। विनिमय विपत्रों का भुनाना, अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए बिलों, हुंडियों व प्रतिज्ञा पत्रों में कटौती लेकर परिपक्वता की अवधि के पूर्व धन देने की क्रिया को विनिमय विपत्र का भुनाना कहते हैं। ये विपत्र अल्पकालीन व पर्याप्त जमानत के आधार पर भुनाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्रेता, विक्रेता व बैंक तीनों को के लाभ होते हैं।
तीनों के लाभ, यानी आपने जो क्लास 11th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट आपने पढ़ा होगा कि विनिमय विपत्र जब कोई ड्रावर किसी ड्रावी को लिखता है और ड्रावी ने 3 महीने का समय लिया कि मैं अपने उधार खरीदे गए रकम का भुगतान 3 महीने बाद करूंगा, और ड्रावर बीच में ही चला जाता है बैंक से कहता है कि ये मेरा बिल है, इसे आप रख लीजिए, 3 महीने बाद मेरा ड्रावी आपको पेमेंट कर देगा। बैंक वो रुपए उधार दे देता है, लेकिन उसके लिए उससे वो कुछ खर्च वसूल करता है। फिर है अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता संबंधी कार्य में पहला है भुगतान संग्रह करना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, कमीशन आदि की वसूली की जाती है। यह कार्य करने के लिए बैंक कमीशन वसूल करता है। अगर मान लीजिए मैंने अपने पैसे कंपनियों में लगाए, शेयर में लगाए, डिवेंचर में लगाए या और कहीं इन्वेस्टमेंट किया या कोई कमीशन आ रहा है, तो बैंक इसके लिए हमसे क्या लेता है? कमीशन लेता है। धन का स्थानांतरण। धन के स्थानांतरण में क्या कर रहा है कि ग्राहकों द्वारा आदेश देने पर बैंक कम ब्याज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा भी व्यवस्था करता है, और इसके बदले में वो थोड़ा सा शुल्क लेता है। थोड़ा सा शुल्क कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई साहब दिल्ली रहते हैं और मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र करना है पेमेंट उन्हें, तो मैंने क्या बैंक से क्या किया, क्या आरटीजीएस कर दीजिए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अब बैंक ने आरटीजीएस तो कर दिया और पैसे मेरे भाई साहब के लिए पास पहुंच गए, उसने कुछ चार्ज मेरे से ले लिया। अंशों या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का कार्य भी करता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान भी करता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए बिजली का बिल, म्यूनिसिपल टैक्स या हमारी एलआईसी के प्रीमियम, ये सब चीज़ें हमें आज हमारा बैंक मेरी ओर से कर रहा है, जिसके लिए वो कुछ कमीशन लेता है। संरक्षक, प्रबंधक आदि का कार्य करता है। चेक, विनिमय विपत्र, चेक विपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि का संग्रहण भी करता है। संरक्षक, प्रबंधक आदि का कार्य भी करता है। ग्राहकों के लाभांश, अंशों पर लाभांश भी वसूल करता है। ये तो थे बैंक के कार्य। ये बैंकों के कार्य आपने आज पढ़ लिए।